हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज आपके सीटेट के एग्जाम के लिए मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आई हूँ, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने अपने YouTube चैनल पे जितने भी टॉपिक कराए हैं, शायद ही कोई ऐसा टॉपिक होगा जिनसे क्वेश्चन ना पूछा हो, लेकिन हर एक टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके लिए आगे भी मैं वही टॉपिक डिस्कस करूंगी जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी मैं टॉपिक डिस्कस करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप पढ़ के अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सके। आज हम जानेंगे कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट क्या होता है, आनुवंशिकता और वातावरण। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट को ही नेचर और नर्चर भी कहते हैं। कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ना देकर के नेचर और नर्चर दे देता है, यानी कि प्रकृति और पोषण। नेचर मतलब प्रकृति होता है, नर्चर पोषण होता है। हेरिडिटी जो होती है ये बायोलॉजिकल होती है और इन्वायरमेंट जो होता है वो सोसाइटी द्वारा हमें मिलता है। जो मानव का विकास होता है वो इन्हीं दो कारकों पे ही डिपेंड होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे। हेरिडिटी क्या होती है, आनुवंशिकता क्या होती है? आनुवंशिकता एवं वातावरण। पहले हम जानते हैं कि आनुवंशिकता क्या होती है। जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण ट्रांसफर होते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता होती है। जैसे कोई बहुत लंबा है तो सब बोलते हैं कि वो अपने पापा पे गया है, उसने अपने पापा के जीन्स को पाया, इसके लिए वो लंबा है। किसी की नाक छोटी होती है तो सब लोग बोलते हैं अरे उसकी नाक उसकी मम्मी पे गई है। कोई सांवला होता है तो लोग बोलते हैं अरे वो अपने दादाजी को पड़ गया है। तो ये क्या होता है, यही हेरिडिटी कहलाती है, आनुवंशिकता कहलाती है। जब एक पीढ़ी से गुण ट्रांसफर होकर के दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, या आप ऐसे ही लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि जब माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताएं संतानों में हस्तांतरित होती हैं तो उसे ही हम आनुवंशिकता कहते हैं। वहीं वातावरण क्या होता है, तो जो हमारे आसपास पड़ोस का वातावरण होता है, जहां हम पढ़ते हैं रहते हैं, वही क्या कहलाता है, इन्वायरमेंट कहलाता है। जैसे हमारा घर हुआ, हमारे पड़ोस के लोग हुए, हमारा स्कूल हुआ, ये सब क्या कहलाते हैं, यही हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। लेकिन यदि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आनुवंशिकता और वातावरण में से क्या हमारे विकास के लिए या क्या हमारे डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये दोनों ही हमारे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है। जितनी हेरिडिटी आवश्यक है उतना ही इन्वायरमेंट भी आवश्यक है। यदि 4 ऑप्शन देता है और पूछता है कि इनमें से कौन सा हमारे डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, तो यदि हेरिडिटी दिया है तो भी हम नहीं मानेंगे, यदि इन्वायरमेंट दिया तो भी नहीं मानेंगे। जिस भी ऑप्शन में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट एक साथ होगा वही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में कौन अधिक महत्वपूर्ण होता है हमारे डेवलपमेंट। आई थिंक समझ में आया होगा। अब इनके बारे में हम समझने के बाद हम जानते हैं कि कुछ सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से। इन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा। जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ये मानव के शरीर में 2 तरह के पाए जाते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के पाए जाते हैं, मेल और फीमेल में। फीमेल
मेल। फीमेल में XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और मेल में XY पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स की टोटल संख्या यदि पूछता है टोटल क्रोमोसोम्स की तो कितनी है? 46 है, 46 है। यदि क्रोमोसोम्स के पेयर पूछता है, जोड़े, पेयर, तो कितनी है? 23, 23 जोड़े हैं। ये तो इनके जोड़े हुए और इनकी संख्या हुई। तो जब मेल और फीमेल में से XX गुण मिलते हैं, मेल के गुण, मेल XY मिलते हैं तो लड़का होता है, और जब XX मिलते हैं तो लड़की होती है। जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जब XX मिलते हैं तो लड़की होती है, और जब मेल के Y फीमेल के X से मिलते हैं तो लड़का होता है, यानी कि बॉय का जन्म होता है। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सेक्स क्रोमोसोम्स मानव के शरीर में दो तरह के होते हैं, एक XX और एक XY। जो फीमेल होती है उनमें XX होते हैं, जो मेल होते हैं उनमें X और Y होते हैं। जब मेल के क्रोमोसोम्स X फीमेल से मिलते हैं तो क्या होते हैं? लड़कियां होती हैं। मेल के Y क्रोमोसोम्स फीमेल के X से मिलते हैं तो Y होता है, लड़का होता है। क्रोमोसोम्स की सिर्फ संख्या पूछ रहा है तो कितनी है? 46 है। पेयर पूछेगा तो 23 है, 23 है। अब इनके हेरिडिटी एनवायरनमेंट के पढ़ने के बाद और इनके क्रोमोसोम्स के पढ़ने के बाद कुछ हम इनके सिद्धांत पढ़ते हैं जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन के सिद्धांत में क्या है? इसे विपरीत गुणों का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विपरीत गुणों, ये आप नोट कर लीजिएगा, गुणों का सिद्धांत, विपरीत गुणों का सिद्धांत। अब ये विपरीत गुणों का सिद्धांत क्या है? एक सेकंड रुकना, यहां मैं लिख दूं, महत्वपूर्ण सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत जो होता है उसमें ये रहता है कि जो बुद्धिमान माता पिता के बच्चे होते हैं वो मंद हो जाते हैं, और जो मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे होते हैं वो तेज बुद्धि होते हैं। इसे प्रत्यागमन के सिद्धांत को ही विपरीत गुणों का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसीलिए कभी कभी एक साइंटिस्ट हुआ या एक टीचर हुए या एक इंजीनियर हुए, उनके बच्चे बहुत मंद बुद्धि के होते हैं। एक टीचर जो लोगों को एजुकेटेड करता है, लोगों को शिक्षा देता है, उसकी जो संतान होती है वो चोर निकल जाती है, कुछ भी नहीं पढ़ती। और एक चोर की संतान एक अच्छे ओहदे पे पढ़ के एजुकेशन में आगे निकल जाती है, तो यही क्या कहलाता है? विपरीत गुणों का सिद्धांत कहलाता है, यानी कि प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर है गाल्टन का सिद्धांत। गाल्टन ने अपने सिद्धांत में कहा कि जो ये आनुवंशिकता होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है। जो ये हेरिडिटी है ये क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है। जैसे हमारे जो गुण दादी दादा में रहेंगे वो हमारे पापा में आएंगे, जो पापा में रहेंगे वो बच्चों में आएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है गुणों का ट्रांसफर होना, हेरिडिटी का, ये चलती रहती है। तो ये डाल्टन के सिद्धांत को कभी कभी जीव गणना सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे गाल्टन का सिद्धांत या जीव गणना सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव गणना सिद्धांत।
फिर है ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल जो थे ये आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले ही आनुवंशिकता की खोज की थी, वो भी कैसे की थी, तो मटर के दानों पे की थी। आई होप जितना समझाना चाही हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से और एकदम क्लियर समझ में आया होगा। आप इन सारे ही पॉइंट को नोट कर लें, क्योंकि इनसे बाहर आपके पेपर में इस टॉपिक से कुछ भी नहीं पूछेगा। जितना मैं पढ़ाई हूँ इसके अंदर ही पूछेगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन करा करके वीडियो को एंड कर दूंगी, और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। बाद में आप अपने एग्जाम के बाद अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हर वो टॉपिक पढ़ाऊंगी जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करके वीडियो को एंड करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, आनुवंशिकता को डैश देके पूछ रहा है, सामाजिक संरचना माना जाता है। मतलब जो हेरिडिटी है उसे सोशल स्ट्रक्चर माना जाता है। इन चारों ही ऑप्शन में से राइट आंसर हमें चूज करना है। ऑप्शन 1 है गॉड, ऑप्शन 2 गत्यात्मक डायनेमिक मतलब, ऑप्शन 3 स्थिर स्टैटिक, ऑप्शन 4 प्राथमिक। फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा 3 है स्थिर स्टैटिक, क्योंकि जो हेरिडिटी से हमें गुण मिलते हैं उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। यदि हमारी आंखों का कलर ब्राउन है, ब्लैक है, तो वो कभी चेंज नहीं हो सकता। यदि हमारी नाक छोटी बड़ी है तो वो भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो जो हेरिडिटी होती है वो स्टैटिक होती है, स्थिर होती है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। पूछ रहा है ये जो 1 2 3 4 करके 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा आनुवंशिक से संबंधी कारक है। ऑप्शन ए आंखों का रंग, ऑप्शन 2 सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, ऑप्शन 3 समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, ऑप्शन 4 चिंतन पैटर्न थिंकिंग पैटर्न। फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा ऑप्शन 1 है आंखों का रंग। आंखों का रंग जो होता है ये हेरिडिटी द्वारा मिलता है, हमें आनुवंशिक संबंधी कारक माना जाता है। बाकी इसमें से राइट आंसर कोई नहीं है, राइट आंसर हमारा फर्स्ट है। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो हमने अभी आपको पढ़ाया नेचर नर्चर डिबेट के बारे में, वही पूछ रहा है कि प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है। ऑप्शन ए आनुवंशिकता एवं वातावरण, ऑप्शन 2 व्यवहार एवं वातावरण, ऑप्शन 3 वातावरण एवं जीव विज्ञानी। फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा ऑप्शन 1 है आनुवंशिकता एवं वातावरण। इसे ही नेचर नर्चर डिबेट कहा जाता है, प्रकृति पोषण विवाद भी कहा जाता है। आई थिंक जितना समझाना चाही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम तक मैं वो सारे कंटेंट करा सकूँ जो आपके पेपर में आने हैं और पहले आ चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।